चारों ओर भयंकर तूफान चल रहा है। उसी समय राजमहल के भीतर फटे पुराने कपड़े पहने रघु जोर जोर से पुकार रहा होता है। राजा महेंद्र, एक बार मेरी बात पर विश्वास करो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राजा बनने के बाद तुम हमारी इतनी गहरी दोस्ती कैसे भूल सकते हो? गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक साधारण इंसान होकर खुद को राजा का दोस्त कहता है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे तुरंत राजमहल से बाहर निकाल दो। चल यहाँ से। बड़ा आया है राजा का दोस्त बनने वाला। अपने कपड़े तो देख, कितने फटे पुराने हैं। कहाँ हमारे महाराज और कहाँ तुम? सैनिक इतना कहकर रघु को महल से बाहर ले जाने लगता है। तभी अचानक रघु अपनी मुट्ठी कस लेता है। रुको, तुम्हारी मुट्ठी में क्या है? कहीं तुमने राजमहल से कुछ चुराया तो नहीं? रघु धीरे धीरे अपनी मुट्ठी खोलता है। उसकी हथेली से आधा टूटा हुआ एक खिलौना नीचे गिर पड़ता है। ये कोई चोरी की चीज नहीं है मित्र। यह हमारी बचपन की दोस्ती की आखिरी निशानी है। लेकिन आज तुमने हमारी इस सच्ची दोस्ती का भी अंत कर दिया। इस टूटे हुए खिलौने की मेरी शाही जिंदगी में कोई कीमत नहीं। सैनिकों, इसे तुरंत महल की सीमा से बाहर फेंक दो। सैनिक रघु को महल से बाहर निकाल देते हैं। वहीं एक खंभे के पीछे छिपी दिव्यांशी ये सब देख रही होती है। वो तुरंत दौड़कर महल के बाहर आती है। रघु, रघु तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो दिव्यांशी। मैं अपने दोस्त को हमारी दोस्ती की अहमियत नहीं समझा पाया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने बीते दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं। माधापुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु और महेंद्र नाम के दो दोस्त रहते थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। रघु, हम दोनों बचपन से साथ साथ खेले कूदे हैं और देखते ही देखते बड़े हो गए। आज मुझे एक वचन दो कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, हम दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ महेंद्र, हमारी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। इस दुनिया में हमारे लिए हमारी दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं होगा। दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी पीछे से दिव्यांशी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है। ठहरो, मैं भी तुम लोगों के साथ जंगल चलना चाहती हूँ। अरे हाँ दिव्यांशी, क्यों नहीं, चलो हम तीनों साथ चलते हैं। तीनों घने जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। महेंद्र और दिव्यांशी, तुम दोनों इस तरफ जाकर देखो, कहीं सूखी लकड़ियां मिलती है या नहीं। मैं दूसरी तरफ देख कर आता हूँ। रघु वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके जाते ही दिव्यांशी महेंद्र से बात करने लगती है। महेंद्र, अब बहुत समय हो गया है। तुम मुझसे शादी कब करोगे? मेरे पिताजी आए दिन मेरे लिए कोई ना कोई रिश्ता लेकर आते रहते हैं। दिव्यांशी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हारे पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करूंगा। फिर देखना, हमारी शादी भी जल्दी हो जाएगी। दोनों मुस्कुरा देते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। तभी एक दिन गांव में भयंकर सूखा और अकाल पड़ जाता है। खेत सूख जाते हैं और सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हे भगवान, हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। 6 महीने की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। समय पर बारिश नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी रघु और महेंद्र वहां पहुंचते हैं। काका, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम दोनों ने पहाड़ी से पानी का रास्ता निकालकर गांव तक लाने का फैसला किया है। कुछ ही दिनों में हमारे गांव में भी पानी की कमी नहीं रहेगी। सच कह रहे हो बेटा। भगवान तुम दोनों का भला करे। तुम दोनों ने पूरे गांव के बारे में सोचा है। फिर दोनों दोस्त वहां से निकलकर घने जंगल में नदी के पास पहुंच जाते हैं। चलो रघु, इस नदी के पानी का रास्ता गांव की तरफ निकालते हैं ताकि हमारे गांव में पानी की कोई कमी न रहे। हाँ दोस्त, चलो शुरू करते हैं। दोनों कड़ी मेहनत करके नदी से गांव तक पानी का रास्ता बना देते हैं। कुछ ही दिनों में गांव की हालत सुधर जाती है। तभी एक दिन दिव्यांशी घबराई हुई महेंद्र के पास आती है। महेंद्र, महेंद्र, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती।
अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दिव्यांशी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुमसे शादी करूंगा, ये मेरा पक्का वादा है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी और की जगह नहीं है। चलो, आज ही मैं तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ। इतना कहकर महेंद्र और दिव्यांशी दोनों गणेश के घर पहुंच जाते हैं। दिव्यांशी, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं महेंद्र से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारी शादी इससे कभी नहीं होने दूंगा। और तुम आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई मत देना, समझे? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा। मुझे बस एक मौका दे दीजिए। लेकिन गणेश उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वो दिव्यांशी को लेकर घर के अंदर चला जाता है। महेंद्र उदास होकर वहाँ से चला जाता है। मैं दिव्यांशी को कभी नहीं भूल सकता। तभी वहाँ रघु आता है। क्या हुआ दोस्त, तुम इतने परेशान क्यों हो? रघु, मैं दिव्यांशी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसके पिताजी कभी हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या तुम और दिव्यांशी एक दूसरे से प्यार करते हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन चिंता मत करो दोस्त, जब तक तुम्हारा भाई रघु साथ में है ना, कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात जरूर बनवाऊंगा। चलो, मैंने सुना है पास के गांव में काम का बड़ा मेला लगा है। अगर तुम्हें वहां काम अच्छा मिल गया तो शायद उसके पिताजी भी इस रिश्ते के लिए मान जाएं। दोनों घने जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। अरे रघु, देखो, किसी के कराहने की आवाज आ रही है। लगता है जंगल में कोई घायल है। हाँ दोस्त, चलो देखते हैं। फिर दोनों उस आवाज की दिशा में जाते हैं। वहाँ साधु महाराज घायल अवस्था में पड़े होते हैं। अरे, ये तो साधु महाराज हैं और बुरी तरह से घायल हैं। हमें तुरंत कुछ औषधीय पत्ते लाकर इनके जख्मों पर लगाने होंगे। रघु कुछ औषधीय पत्ते तोड़कर साधु महाराज के जख्मों पर लगा देता है। महेंद्र पानी लाकर उन्हें पिलाता है। पानी पीने के बाद साधु महाराज धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। तुम दोनों मित्रों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की है। बताओ, तुम दोनों को क्या चाहिए? साधु महाराज, आपके आशीर्वाद से बढ़कर हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों ने निस्वार्थ भाव से मेरी सहायता की है। अब किस्मत तुम्हारी परीक्षा लेने वाली है। वो तुम्हें तुम्हारी आखिरी सीमा तक लेकर जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पता नहीं साधु महाराज ये क्या कह गए। खैर, चलो आगे चलते हैं। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक एक डाकू उनके सामने आ जाता है। अब तुम दोनों मेरे गुलाम बनोगे और मेरे गिरोह में शामिल होकर हर जगह टाके डालोगे। हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगता है। महेंद्र, हमें यहाँ से भागना होगा। जल्दी अलग अलग छिप जाते हैं, तभी ये डाकू हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। दोनों दोस्त अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। ये क्या? ये दोनों कहाँ चले गए? मैं इन दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर बाद आंधी तूफान शांत हो जाता है। तेज तूफान के कारण महेंद्र बेहोश होकर रास्ते में गिर पड़ता है। तभी वहाँ से एक सैनिक गुजरता है। अरे, ये कौन मुसाफिर बेहोश पड़ा है? इसे तुरंत राजमहल ले चलना चाहिए। सैनिक महेंद्र को उठाकर राजमहल ले जाता है। वहीं दूसरी ओर रघु जंगल में पागलों की तरह महेंद्र को ढूंढ रहा होता है। महेंद्र, कहाँ हो मेरे दोस्त? सामने आओ। रघु चारों ओर महेंद्र को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। उधर सैनिक महेंद्र को राजमहल ले जाता है। सैनिकों, तुम इसे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? महाराज, जब मैं खोए हुए राजकुमार की तलाश कर रहा था, तब ये युवक मुझे रास्ते में मिला। राजकुमार को खोए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। राजा गजोधर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही उनकी नजर महेंद्र के गाल पर बने चांद के निशान पर पड़ती है, वे चौंक जाते हैं।
ये तो वही चांद का निशान है जो मेरे खोए हुए पुत्र के गाल पर था, यानी यही मेरा राजकुमार है। क्या सच में महाराज? क्या यही राजकुमार हैं? हाँ, यही मेरा राजकुमार है। मेरा खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिल गया। पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि राजकुमार लौट आए हैं। जो आज्ञा महाराज। सैनिक वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद महेंद्र को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? पुत्र, अब तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम मेरे पुत्र हो और इस राज्य के राजकुमार हो। इतने वर्षों बाद मुझे मेरा बेटा वापस मिल गया। तुम्हारे गाल पर यह चांद का निशान ही इसका प्रमाण है। आज मैं बहुत खुश हूँ। लगता है मेरी किस्मत ही बदल गई। एक ही पल में गरीबी से राजमहल तक पहुंच गया। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो बस राजा बनना है। इतना सोचकर महेंद्र मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी ओर रघु महेंद्र को हर जगह ढूंढते ढूंढते थक कर घर लौट आता है। फिर वो चिंतित होकर दिव्यांशी के पास जाता है। दिव्यांशी, क्या तुमने महेंद्र को कहीं देखा है? ये क्या कह रहे हो रघु? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता था। रघु दिव्यांशी को जंगल में हुई सारी घटना सच सच बता देता है। नहीं नहीं, महेंद्र को कुछ नहीं हो सकता। रघु, महेंद्र को ढूंढो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। तुम चिंता मत करो दिव्यांशी, मुझे पता है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। मैं उसे जहां भी होगा ढूंढकर तुम्हारे पास जरूर लेकर आऊंगा। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र राजमहल में शाही ठाट बाट से रहने लगता है। धीरे धीरे वो अपना पुराना जीवन, अपने गांव और वहां के लोगों को भूलने लगता है। उधर रघु महेंद्र की चिंता में रास्ते के किनारे बैठा होता है। तभी एक गांव वाला उसके पास आता है। अरे रघु, तुम यहाँ इतने परेशान क्यों बैठे हो? मैंने महेंद्र को देखा है। वो तो शहर में राजा बनकर शाही ठाट बाट के साथ रह रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? क्या ये सच है? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं एक काम से राजमहल गया था। वहाँ मैंने महेंद्र को राशि वस्त्रों में देखा। उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा तुम्हें ये बात बता दूं, क्योंकि तुम तो उसे पूरे गांव में ढूंढते फिर रहे हो। इतना कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है। क्या मेरा दोस्त राजा बन गया? मुझे ये बात तुरंत जाकर दिव्यांशी को बतानी होगी। रघु भागता हुआ दिव्यांशी के पास पहुंचता है। उसे घबराया हुआ देखकर दिव्यांशी उससे पूछती है। तब रघु उसे पूरी बात बता देता है कि महेंद्र अब राजा बन चुका है। चलो, आखिरकार महेंद्र राजा बन गया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमें जरूर याद करेगा। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन राजमहल से कोई खत या संदेश नहीं आता। रघु, लगता है महेंद्र हमें भूल गया है। अब हमें खुद ही उसके पास जाना होगा और उसे याद दिलाना होगा कि हम उससे कितना प्यार करते हैं और उसे कितना याद करते हैं। हाँ दिव्यांशी, तुम ठीक कह रही हो। चलो अभी चलते हैं। दोनों राजमहल के लिए निकल पड़ते हैं। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही एक सैनिक उन्हें रोक लेता है। अरे रुको, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ से चले जाओ। यहाँ का राजा मेरा दोस्त है, मुझे उसके पास जाने दो। तुम जैसे साधारण आदमी का दोस्त भला राजा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, कृपया मुझे अंदर जाने दो। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। इतना सुनते ही रघु महल के अंदर जाने लगता है। चलो रघु, अब यहाँ से चलते हैं। अब इस जगह पर हमारा कोई स्थान नहीं है। इतना कहकर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। क्या मैंने अपने दोस्त को ठुकरा कर कुछ गलत किया है? नहीं महाराज, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आप इस महल के असली राजकुमार नहीं हैं। तुम्हें ये कैसे पता चला? बस इतना समझ लीजिए कि मुझे सब पता है महाराज। और जो आपका दोस्त यहाँ आया था, उसकी आंखों में आपके लिए सच्ची चिंता देखी थी। उसके साथ जो लड़की थी, उससे साफ पता चल रहा है कि वो आपसे बहुत प्रेम करती है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं।
आज आप इस राज्य के राजा हैं। असली राजा तीर्थ यात्रा पर निकल चुके हैं और अपना शेष जीवन साधु संतों की सेवा में बिताना चाहते हैं। इसलिए आपको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। उस लड़की से साफ कह दीजिए कि वो आज के बाद आपसे मिलने की कोशिश न करे। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है। मंत्री ने जो कहा शायद वही सही है। अब मुझे यही करना होगा। फिर महेंद्र एक सैनिक को बुलाता है। क्या आज्ञा है महाराज? आपने मुझे क्यों बुलाया? जाओ, जो लड़की अभी अभी महल से बाहर गई है उसे शाम के समय मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सैनिक वहां से चला जाता है। रात होते ही दिव्यांशी उदास बैठी होती है। तभी सैनिक वहां पहुंचता है। चलिए, महाराज ने आपको बुलाया है। आखिरकार महेंद्र ने मुझे बुला ही लिया। मुझे पता था कि वो हमारे प्यार को कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। दिव्यांशी खुशी खुशी सैनिक के साथ राजमहल पहुंच जाती है। महेंद्र उसे एक कमरे में ले जाता है। महेंद्र, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते। दिव्यांशी, अब तुम मेरे योग्य नहीं हो। मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरी पत्नी भी किसी राजघराने से ही होगी। महेंद्र, तुम इतने कैसे बदल गए? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। क्या राजपाट के घमंड में तुम अपने सारे पुराने रिश्ते भूल गए? अगर यही तुम्हारा फैसला है तो आज के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी, कभी नहीं। दिव्यांशी आंखों में आंसू लिए राजमहल से बाहर निकल जाती है। रघु महल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। दिव्यांशी, मैंने तुम्हें महल के अंदर जाते देखा था, इसलिए मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। बताओ, महेंद्र ने तुमसे क्या कहा? रघु, वो महेंद्र अब हमारा दोस्त नहीं रहा। उसे राजपाट का इतना घमंड हो गया है कि उसने मुझे ठुकरा दिया। उसने कहा कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ और वो अब किसी राजघराने की लड़की से ही विवाह करेगा। महेंद्र की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं सिर्फ हमारी पुरानी दोस्ती की वजह से चुप हूँ, वरना उसे उसकी गलती का एहसास जरूर करा देता। चलो, अब हम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे। समय बीतता जाता है। उधर रघु की माँ गायत्री की तबीयत लगातार बिगड़ने लगती है। रघु के पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा और माँ की तबीयत भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। चलो, राजमहल चलता हूँ। शायद महेंद्र दोस्त के नाते नहीं तो एक राजा होने के नाते ही मेरी माँ की मदद कर दे। रघु राजमहल पहुंचकर महेंद्र से मदद मांगता है। क्या यहाँ कोई धर्मशाला खुली है जो मैं हर किसी की मदद करता फिरूं? जाओ, यहाँ से चले जाओ। महेंद्र, तुम इतने कैसे बदल गए? देखो, ये वही ताबीज है ना जो माँ ने हम दोनों को एक साथ दिया था। आज मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मेरी मदद कर दो दोस्त। ये ताबीज अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। जाओ यहाँ से। रघु आंखों में आंसू लिए महल से बाहर निकल आता है। तभी रास्ते में उसे साधु महाराज मिलते हैं। रघु, तुम्हारा दोस्त सही रास्ते से भटक गया है। उसके भीतर घमंड भर गया है। अब समय आ गया है उसे अपनी गलती का एहसास कराया जाए। लेकिन कैसे साधु महाराज? वो अपने घमंड में इतना डूब चुका है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। जो लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं उन्हें सही राह दिखाना भी आवश्यक होता है। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। रघु परेशान होकर अपने घर लौटता है। तभी उसे पता चलता है कि गणेश दिव्यांशी का विवाह एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति से कराने की तैयारी कर रहा है। ये देखकर रघु तुरंत गणेश के पास पहुंचता है। गणेश काका, आप ऐसा मत कीजिए। आप दिव्यांशी की शादी इस आदमी से क्यों कर रहे हैं? इसने पूरे गांव और समाज के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब कोई इससे शादी करने को तैयार नहीं है, इसलिए मजबूरी में मुझे इसका विवाह इसी आदमी से करना पड़ रहा है। काका ऐसा मत कीजिए। अगर बात यही है तो मैं दिव्यांशी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रघु, तुम ये सब क्यों कर रहे हो?
मेरा दोस्त अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकता है, लेकिन मैं नहीं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही हो और मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकता दिव्यांशी। सच में रघु, आज मैं धन हो गया। मुझे तुम जैसा दामाद मिल रहा है जो अपनी दोस्त की जिम्मेदारी भी निभाना जानता है। चलो, अब मैं तुम दोनों का विवाह करवा देता हूँ। फिर रघु और दिव्यांशी का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद रघु दिव्यांशी को अपने घर ले जाता है। तभी रास्ते में दो गांव वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो, इसने तो अपने दोस्त की प्रेमिका से शादी कर ली। हाँ सही कहा, उसका दोस्त तो राजा बनकर ऐश कर रहा है और इसे पूछता तक नहीं। आज ये यहाँ शादी करके बैठा है। रघु उन दोनों की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और दिव्यांशी को घर ले आता है। वो उसका पूरा ख्याल रखता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। मेरा दोस्त महेंद्र इतना कैसे बदल सकता है? उसने हमारी बरसों पुरानी दोस्ती और सच्चे रिश्ते को एक पल में भुला दिया। वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मंत्री अपने एक सैनिक से बात कर रहा होता है। सैनिकों, हमारी चाल पूरी तरह से सफल हो गई है। असली राजकुमार तो पहले ही रास्ते से हट गया और अब बहुत जल्द इस महेंद्र को भी रास्ते से हटा देंगे। उसके बाद इस राज्य का राजा मैं बनूंगा। जैसी आज्ञा। दरवाजे पर खड़ा महेंद्र ये सारी बातें सुन लेता है। क्या? तो ये सब इन लोगों की चाल थी? मैं तो इनके षड्यंत्र की वजह से राजा बना हूं। अब मुझे अपने दोस्त रघु की मदद लेनी ही होगी, लेकिन मैंने उसके साथ इतना गलत किया है कि अब उससे मदद कैसे मांगूं? आधी रात को महेंद्र एक फैसला करता है। नहीं, मुझे अपने दोस्त के पास जाना ही होगा। महेंद्र रघु के घर पहुंचता है। उसे देखते ही रघु नाराज होकर घर के अंदर चला जाता है। घर में दिव्यांशी भी मौजूद होती है। तुम यहाँ क्यों आए हो महेंद्र? अब क्या बाकी रह गया है? दिव्यांशी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, बताओ क्या बात है? रघु, मुझे माफ कर दो। जब मैं राजा बना तो मुझ में घमंड आ गया था, लेकिन अब मुझे सच्चाई पता चल गई है। मंत्री और उसका सैनिक मुझे रास्ते से हटाकर इस राज्य पर अधिकार करना चाहते हैं। उन्होंने महाराज गजोधर के साथ भी छल किया है और वे मुझे मारकर स्वयं राजा बनना चाहते हैं। दोस्त, तुम बहुत बुद्धिमान हो। किसी तरह उनकी सच्चाई सबके सामने लाओ और पता करो कि महाराज कहाँ हैं। महेंद्र, तुमने मेरे और दिव्यांशी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये इस राज्य की प्रजा और महाराज की सुरक्षा का प्रश्न है, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। बस जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। कल मैं राजमहल आऊंगा। रघु महेंद्र के कान में अपनी पूरी योजना बता देता है। ठीक है रघु, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। महेंद्र वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब रघु राजमहल जाने लगता है, तभी दिव्यांशी उसका रास्ता रोक लेती है। रघु, तुम उसकी मदद करने क्यों जा रहे हो? अरे उसने तो हमारा इतना अपमान किया था ना। दिव्यांशी, जो इंसान भटक जाता है उसे सही रास्ता दिखाना भी हमारा कर्तव्य है। यदि हम भी उसके जैसे बन जाएं, तो फिर हम में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा? तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। रघु एक खाली घड़ा लेकर राजमहल पहुंचता है। महेंद्र दरबार में बैठा होता है और मंत्री भी वहीं खड़ा रहता है। महाराज महेंद्र, भले ही आपने मुझे ठुकरा दिया हो, फिर भी मैं आपके लिए एक चमत्कारी घड़ा लाया हूं। इस घड़े से जो भी सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। मंत्री जी, इस घड़े को बाहर फेंकवा दीजिए। यदि यह घड़ा सचमुच चमत्कारी हुआ तो पहले मैं ही इसे आजमा लेता हूँ। मंत्री घड़े को लेकर एक तरफ चला जाता है और मन ही मन इच्छा मांगने लगता है। हे जादुई घड़े, मुझे अपार धन दौलत दे और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा बना दे। घड़े में कुछ भी नहीं निकलता। मंत्री क्रोधित होकर वापस दरबार में आता है। ये कोई चमत्कारी घड़ा नहीं है, तुम हमें धोखा दे रहे हो। मंत्री जी, यह घड़ा सचमुच चमत्कारी है। मैं आपको इसका प्रमाण देता हूं।
रघु अपनी बंद मुट्ठी घड़े के भीतर डालता है। वो पहले से ही अपनी हथेली में कुछ सोने के सिक्के छिपा कर लाया होता है। जैसे ही वो मुट्ठी बाहर निकाल कर खोलता है, सोने के सिक्के चमकने लगते हैं। देखा आपने, लेकिन इस घड़े का एक नियम है। यदि कोई अकेले में इससे कुछ मांगे तो ये और भी अधिक धन देता है, पर उससे पहले उसे अपने जीवन के सारे पाप और षड्यंत्र इस घड़े के सामने सच सच स्वीकार करने पड़ते हैं, तभी ये अपना चमत्कार दिखाता है। अच्छा, ये तो बहुत अद्भुत बात है। लालची मंत्री घड़े को लेकर एकांत कक्ष में चला जाता है। रात के समय वो घड़े के सामने खड़ा होकर अपने सारे अपराध स्वीकार करने लगता है। हे जादुई घड़े, मैंने ही वर्षों पहले असली राजकुमार को रास्ते से हटवाया था। मैंने ही महाराज गजोधर को बेहोश करके तहखाने में बंद कर रखा है, ताकि महेंद्र को मारकर मैं स्वयं राजा बन सकूं। अब मुझे मेरा धन दो, अब मुझे मेरा धन दो। तभी अचानक पर्दे के पीछे से महाराज गजोधर, महेंद्र और रघु बाहर आ जाते हैं। महाराज गजोधर को सामने देखकर मंत्री के होश उड़ जाते हैं। महाराज, आप, ये कैसे संभव है? दुष्ट मंत्री, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने मेरे पुत्र को मुझसे दूर किया, मुझे ही बंदी बना लिया। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। इसे इसके अपराधों के अनुसार दंड दिया जाएगा। सैनिक मंत्री को पकड़कर ले जाते हैं। महेंद्र हाथ जोड़कर रघु के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज, ये सब मेरे भाई रघु की बुद्धिमानी का परिणाम है। रघु, तुमने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि पूरे राज्य को भी एक गद्दार से बचा लिया। मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनो। नहीं महाराज, मैं एक साधारण इंसान हूं। मैं अपनी पत्नी दिव्यांशी के साथ मेहनत और ईमानदारी का जीवन जीकर ही खुश हूं। ये राज्य आपका है और इसकी सेवा करना आपका अधिकार है। महाराज, मैं इस सिंहासन के योग्य नहीं हूं। मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया था। महेंद्र, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और तुम्हें उसका पछतावा भी है। अब तुम इस राज्य के राजा बनो, लेकिन इस बार न्याय, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करना। रघु, तुमने ये सब इतनी आसानी से कैसे कर दिखाया? महाराज, कल जब मैं महेंद्र से मिलकर लौट रहा था, तभी महल के पीछे मैंने मंत्री को सैनिकों के साथ षड्यंत्र करते हुए सुन लिया। तभी मुझे समझ में आ गया कि असली दोषी वही है। इसलिए सबसे पहले मैंने गुप्त मार्ग से तहखाने में पहुंचकर आपको मुक्त कराया। उसके बाद मैंने इस साधारण घड़े की योजना बनाई। मुझे पता था कि एक लालची इंसान अपने लालच में स्वयं अपने अपराध स्वीकार कर लेता है। मंत्री भी अपने लालच के कारण उसी जाल में फंस गया। रघु, तुम्हारी बुद्धि और समझ सचमुच अद्भुत है। तुम्हारे इस उपकार का मूल्य मैं कभी नहीं चुका सकता। रघु मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। महेंद्र, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन जिस दिन तुमने घमंड में आकर दिव्यांशी के प्रेम और सच्ची दोस्ती का अपमान किया था, उसी दिन हमारी दोस्ती टूट गई थी और टूटा हुआ विश्वास फिर पहले जैसा नहीं हो सकता। इतना कहकर रघु पीछे मुड़ता है और हमेशा के लिए राजमहल से बाहर चला जाता है। ये मैंने क्या कर दिया? राजपाट और घमंड के कारण मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल धन, अपने सच्चे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। उधर रघु अपने घर लौट आता है। वो और दिव्यांशी एक दूसरे का हाथ थामकर मेहनत, ईमानदारी और प्रेम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं।